हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पिछले 4 दिनों से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आई क्योंकि मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी। खैर, अब वीडियोस डेली आएंगी। और एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स वैसे हो चुके हैं, बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में हो चुके हैं। फिर भी अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बची हैं जहाँ एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं। मे बी एंड ऑफ मार्च से एग्ज़ाम्स हों, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो अब मैं कोई चैप्टर की वीडियोज़ नहीं लेकर आऊँगी, केवल क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। और आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वहाँ भी प्रोवाइड कर सकूँ। और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने उन पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चंस की पीडीएफ को अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम नहीं चलाते हैं या फिर नहीं चला सकती हैं, जो लड़के या फिर लड़के, तो वो मेरे फेसबुक पेज पे भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एनी हाउ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर रहे हैं, उन्हें कोई भी क्वेरीज़ हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो गया है, तो आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 2 चैप्टर 1 के बारे में। तो देखिए, ये क्वेश्चन है भारतीय समाज का शास्त्रीय परिदृश्य यानी द टेक्सचुअल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। कुछ स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उनके सिलेबस में ये है, मतलब टेक्सचुअल व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी, कुछ के नहीं है, किसी में मतलब कंटेम्प्रेरी इशू पूछा गया है, किसी में टेक्सचुअल व्यू पूछा गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, भारतीय समाज व्यवस्था के पार्टी परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए अथवा भारतीय समाज का शास्त्रीय परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड इस तरह के 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे रिलेटेड आंसर है, ये देखिए पॉइंट्स में ये इससे रिलेटेड आंसर है, और इस प्रकार करके आंसर समाप्त किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य अथवा भारतीय के कार्य परिदृश्य की विवेचना कीजिए। तो ये देखिए, ये इसका आंसर है। तो देखिए, ये संबंधित आंसर है। तो फिलहाल आज मैं इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं इससे भी रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं ये पीडीएफ को दोस्तों, मैं इस चैप्टर से यानी इस क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रही हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको आंसर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं समझाने के लिए मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो है हमारा भारतीय समाज की संरचना एवं संगठन। तो देखिए, उस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की संरचना के रूप में ग्राम का उल्लेख कीजिए। गांव से आप क्या समझते हैं? गांव की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जिनके आंसर ये है। गांव से हमारा तात्पर्य उस थोड़ी सी जनसंख्या वाले छोटे से क्षेत्र से जहाँ कृषि लोगों का मात्र व्यवसाय नहीं वरन उनकी जीवन पद्धति भी है। ग्राम मनुष्य का प्राचीनतम समुदाय है। ऐसी कोई मानव प्रजाति या कोई राष्ट्र नहीं है जिसमें ग्रामीण समुदाय का युग ना रहा हो। मानव समाज का पालन पोषण ग्रामीण समुदाय से हुआ है। भारत में जनजीवन के प्रारंभ से ही ग्राम की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत को गाँव का देश भी कहा जाता है। तो देखिए, इस आंसर में सबसे पहले आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन देना है कि मतलब एग्जैक्टली गांव क्या होता है, उसके बारे में देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि गांव की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये रही विशेषताएं, यानी प्रकृति से निकटता। गांव की जो विशेषता होती है, क्या गांव प्रकृति से निकट होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, यानी जो गांव में निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता क्या है, वो उनका व्यवसाय मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। कम घनत्व के जनसंख्या क्षेत्र, यानी जैसे शहरों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है हमारे रीजन्स में, हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमारे गांव में जनसंख्या कम पाई जाती है और घनत्व भी कम होता है। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, यानी वहाँ पे प्राइमरी जो रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत ही प्राइमरी होते हैं, जनरल नहीं होते हैं। समुदाय का छोटा आकार, यहाँ पे मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटी होती है, जो एसोसिएशन बनाए जाते हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है। धर्म प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व, यानी वहाँ पे जो धर्म और रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वहाँ पे आजकल जैसे शहरों में मतलब कि प्रथाएं चेंज हो रही है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ को करने का लोग एक यूनिक तरीका निकाला है, बट गाँव में ऐसा नहीं होता है। अपने लोग अपनी धर्म प्रथाओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजग हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, उनके जीवन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इस प्रकार करके आंसर को समाप्त कर देना है कि मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके द्वारा हम गांव के प्रति अपनी क्या भावना को प्रकट करते हैं, गांव हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, आदि करके आप इस प्रकार करके आंसर को समाप्त कर दीजिए। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। गांव एक सामाजिक इकाई है, विवेचना कीजिए। तो क्या है, गांव एक सामाजिक इकाई पूछा जा रहा है, समाज का एक अंग है इसका मतलब। गांव एक सामाजिक इकाई के रूप में इंडियन सोसाइटी नामक अपनी पुस्तक में डॉक्टर के एल शर्मा ने ग्रामीण सामाजिक इकाई के बारे में विशद उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि गांव से तात्पर्य केवल खेतों से ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय धारा की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना में गांव का महत्व रहा है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री लियू ड्यूमो ने गांव शब्द की व्याख्या 3 अर्थों में की है। पहला, गांव एक राजनीतिक समाज के रूप में। गांव भूमि के स्वामियों के संदर्भ में। गांव भारत की परंपरागत आर्थिक व राजनीतिक संरचना के रूप में। तो क्या कहा जा रहा है कि गांव एक सामाजिक इकाई के रूप में, यहाँ पे इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के रेफरेंस देकर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि गांव क्या है, और इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के रेफरेंस देकर आप बता सकते हैं कि गांव एक सामाजिक इकाई
है, क्यों है, और इस तरह से 3 बिंदुओं में आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं अपनी ईजी लैंग्वेज में। तो देखिए ये पॉइंट पैराग्राफ चेंज कर करके इस तरह से लिखा गया है, आप भी इसे अपनी ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस प्रकार करके इस आंसर को समाप्त कर दिएगा। देखिए ब्रिटिश काल में जमींदारी और मतलब कि गाँव की व्यवस्था कैसी थी, आधुनिक काल में कैसी है, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात कैसी है, तो आदि सबके बारे में आपको अच्छे से विस्तार से बताना है। देखिए लॉन्ग आंसर का मतलब क्या होता है कि आपको आंसर कम से कम 5 से 6 पेजेस में लिखने। तो कंसेप्ट को इतने अच्छे से समझिए ना कि जब आपको आंसर ना भी आए, क्योंकि रट के तो आपको एग्जाम में जाना नहीं है, तो जब आपको आंसर ना आए ना, तो आप, क्योंकि आपको तो गाँव का कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम ही है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, अपनी भी भावना लिख सकते हैं कि आप मतलब आपका जो टेक्सचुअल व्यू है, आपने जिस दृष्टिकोण से गाँव को देखा है, आप उससे भी लिख सकते हैं और संक्षेप में करके आप आंसर को समाप्त कर दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। कस्बा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को ले कीजिए, यानी जो हमारे छोटे छोटे कस्बे या टाउन होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, वहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो जनसंख्या, व्यवसाय और पारस्परिक संबंधों के आधार पर गांव एवं नगर की मिश्रित विशेषताओं से संबंधित तुलनात्मक रूप से छोटे समुदाय को कस्बे का नाम से संबोधित किया जाता है। यानी जहाँ पे गाँव और शहर का सम्मिश्रण होता है, मिलन होता है, उस तरह के छोटे समुदाय को कस्बे का नाम दे दिया जाता है। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 5000 से 10,000 के बीच हो, यानी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। कस्बे की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टाउन, कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही है किंतु वह नगर की तुलना में छोटा होता है। यानी टाउन क्या होता है कि टाउन भी शहर की तरह मतलब नगर ही है, परंतु वहाँ की जनसंख्या कम होती है, छोटा होता है, इसलिए उसे टाउन कहा जाता है। अंग्रेजी के टाउन और सिटी शब्द का प्रयोग समानार्थक शब्दों में किया जाता है, यानी सिटी भी कहा जाता है और टाउन भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखिए टाउन से रिलेटेड जो विशेषताएं बताई गई उनका 3 बिंदुओं में उल्लेख किया गया। निवासियों की न्यूनतम जनसंख्या, कस्बे में व्यापार में उद्योग की प्रधानता और मकानों का केंद्रीकरण, तो इस तरह से डिफाइन किया गया है और इस प्रकार करके संक्षेप में आंसर को समाप्त किया गया है। चौथे प्रश्न के बारे में, नगर को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर नगर का अर्थ एवं परिभाषा बताया गया, यानी साधारण शब्दों में एक निश्चित जनसंख्या से अधिक जनसंख्या मानव बस्तियों को नगर कहा जाता है, यानी 50,000 से 10,000 से ज़्यादा जहाँ जनसंख्या पाई जाती है उन बस्तियों को नगर कहा जाता है। नगर शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द सिटी है, जो लैटिन भाषा के सिविटस से बना है। सिविटस का अर्थ है नागरिकता। नगर की परिभाषा विभिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार की है। कुछ ने अपनी परिभाषा का आधार जनसंख्या को, कुछ ने कानूनी अधिकार, कुछ ने व्यवसाय को आधार बनाते हुए ग्रामीण समुदाय के विपरीत नगर को परिभाषित किया, जिनमें देखिए वेलॉक्स के अनुसार परिभाषा है, बर्गल के अनुसार परिभाषा है, लुइस बर्थ के अनुसार परिभाषा है तथा मॉम फोर्ड के अनुसार परिभाषा। अब यहाँ पे नगर की विशेषताएं बताई गई, यानी नगर को ऐसी कौन सी विशेषताएं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो उसे टाउन से अलग करती है, गांव से अलग करती है। तो पहला जनसंख्या की बहुलता, यानी नगरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। व्यवसाय की बहुलता एवं विभिन्नता, देखिए लोग गाँव से शहर की ओर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, अपनी व्यवसाय के लिए उन्हें गाँव छोड़ के शहर आना पड़ता है अपनी जीविकोपार्जन के लिए। तो क्या है, व्यवसायों की बहुलता नगरों में पाई जाती है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, तो यहाँ पे क्या होता है, लेबर डिवीजन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम दिया जाता है, उनके हुनर के अनुसार उन्हें काम दिया जाता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, तो गांव में क्या होता है, प्राइमरी जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन जो नगरों में होता है जो संबंध क्या होते हैं वो द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। तो नगरों में क्या संबंध स्थापित करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। गाँव में लोग आसपास मतलब कि बहुत करीब करीब लोग रहते हैं, एक पड़ोसी के घर आना जाना लगा रहता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता क्योंकि शहरों में लोगों के पास वक्त कम होता है, समय की कमी होती है, भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, तो शहरों में लोग एक दूसरे से उतना ज़्यादा रिलेट नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ रिलेशनशिप भी सेकेंडरी होता है। व्यक्तिवादिता में क्या है कि सामूहिक या सामुदायिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है, यानी इंडिविजुअलिटी ज्यादा पाई जाती है। नगरों में धन का महत्व, प्रतिस्पर्धा आदि के प्रधानता होने के कारण व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा अपने हितों एवं स्वार्थों को अधिक चिंता देता है। यानी गांव में क्या होता है, लोग अपने स्वार्थ को, अपनी पसंद नापसंद, अपनी आवश्यकताओं को ज्यादा प्रधानता देते हैं बल्कि दूसरों की बनिस्बत, जबकि गाँव में क्या होता है, लोग हम की भावना से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। सामाजिक गतिशीलता में क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब धन पाने के लिए या फिर अपने काम को बढ़ाने के लिए एक पेशे से दूसरे पेशे में जा सकता है, अपनी योग्यता के अनुसार, मतलब उनका पदोन्नति भी जाती है, ट्रांसफर भी हो जाता है। तो सोशल मोबिलिटी शहरों की प्रधानता है। शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र, नगर में क्या है, विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं पाई जाती है, चाहे वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान हो। तो नगर क्या है, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। स्वास्थ्य मनोरंजन के केंद्र, यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ रिक्रिएशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मतलब कि मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छी चिकित्सा की फैसिलिटी है। शहर गांव में क्या होता है, जब कोई बीमार पड़ जाता है तो बहुत दूर लेकर जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, लेकिन शहर में क्या है, जगह जगह पर आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाएगी। प्रतिस्पर्धा, नगरों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आप किसी भी सेक्टर में देख लें, चाहे स्टडी में देखें, एजुकेशन में देखें, चाहे किसी भी वर्क में देख लें, हर जगह कॉम्पिटिशन है। लेकिन नगरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली मतलब शेड्यूलिंग बिजी होती है। इसके विपरीत गांव की जो ज़िंदगी होती है बहुत ही शांतिमय, मनोरम वाली वातावरण वाली होती है। वहाँ लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन, कोई संघर्ष, वहाँ किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे 5वें प्रश्न के बारे में, ग्रामीण और शहरी संबंधिताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो ग्रामीण और शहर के बीच जो संबंध है उन पर प्रकाश डालिए पूछा गया। तो देखिए ये पॉइंट्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला
काफ़ी लंबा पॉइंट्स है। दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इतना याद करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग, मैं इसकी पीडीएफ को चैनल पे डाल दूँगी। तो देखिए मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग इसे शॉर्ट करके ही मतलब याद करिएगा। तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स में आंसर है, इस प्रकार करके इसके भी आंसर को एंड कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए पहला प्रश्न है, गाँव से आपका क्या अभिप्राय है? गाँव की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, गाँव की मुख्य विशेषता बताइए। देखिए ऊपर मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था, गाँव से आप क्या समझते हैं, गाँव की क्या अवधारणा है, उसकी मुख्य विशेषता। तो अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो देखिए आपका लघु आंसर भी अपने आप, शॉर्ट आंसर अपने आप तैयार हो जाता है। अगर आप लॉन्ग को तैयार करेंगे तो सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर को तैयार किया कीजिए। जब वो आपका क्लियर हो जाएगा तो शॉर्ट आंसर अपने आप आपका, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक से ही तो शॉर्ट बनता है, तो इसलिए जब आप लॉन्ग तैयार कर लेंगे तो आपका शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी गाँव के रिलेटेड अभिप्राय दिया गया है, गाँव की विभिन्न विशेषताओं के बारे में पॉइंट्स में बता दीजिए। 1 2 3 करके पॉइंट्स आप लिखकर आंसर एंड कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है कृषक ग्राम। इस आंसर को भी इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट्स में लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है गाँव और कस्बे में क्या अंतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 11 12 15 4 साल लगातार आए हैं, तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये पॉइंट्स में दिया गया है। यहाँ इस आंसर को आप कैसे करिएगा मैं बताऊँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा गांव क्या है इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर लाइन खींचिएगा, यहाँ पर गांव लिखिएगा, यहाँ कस्बा लिखिएगा, फिर 1 2 3 करके आप अंतर को डिफाइन कर दीजिएगा। आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। अगर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप सिर्फ 3 अंतर भी लिख देंगे तो आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार करके आंसर खत्म कर दीजिए। देखिए आंसर लिखने का बस यही एक फॉर्मेट होता है, आप चाहे शॉर्ट में लिखिए, लॉन्ग में लिखिए, नंबर आपको भरपूर मिलेंगे। चौथा प्रश्न है भारतीय ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं या लक्षण बताइए। तो दूसरा प्रश्न है गांव ग्रामीण समुदाय की क्या मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप इंट्रोडक्शन देके इस आंसर को लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कस्बे की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 1 2 करके ये भी देखिए विशेषताएं दी गई हैं। छठा प्रश्न है नगर की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 और 6 में आया हुआ है। सातवां प्रश्न है नगर की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए ये 12 विशेषताएं बताई गई, इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ये देखिए नगरीकरण की अवधारणा के बारे में दिया गया, आप इसे पॉइंट्स में लिखिएगा। जिस तरह से ये निबंध में लिखा गया इस तरह से बिल्कुल मत लिखिएगा। नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 विशेषताएं बताई गई हैं, आविष्कार, तकनीकी, मुद्रा अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आविष्कार। नगरीय समुदाय की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे किंग्सले डेविस, रोनाल्ड फ्रीडमैन के अनुसार बताई गई है विशेषताएं। 11वां क्वेश्चन है गांव तथा शहर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये 2007 में आया हुआ है। तो देखिए इस तरह से आप अंतर मत लिखिएगा, मैं बार बार वही बात आपको कह रही हूँ। 1 2 3 4 करके आंसर तो लिखा हुआ है, पर तो आप लाइन खींच के गाँव लिखिएगा, इधर शहर लिखिएगा और अंतर को डिफाइन कीजिएगा। ऐसे करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में भेद स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर भी अंतर 1 2 करके लिखा गया है, आप लोग ऐसे मत लिखिएगा। ग्रामीण नगरीय संपर्क की क्या अवधारणा है, ग्रामीण नगरीय सातत्य क्या है, और इस प्रकार करके इस आंसर को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए ये कुछ 14 क्वेश्चंस थे जो शॉर्ट आंसर से रिलेटेड थे, और ये कुछ 5 क्वेश्चन थे जो आपके लॉन्ग से रिलेटेड थे। अगर आप इन पांचों क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो शॉर्ट आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन आंसर की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर कोई स्टूडेंट टेलीग्राम नहीं चलाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करिए, आप लाइक नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, और फिर मैं उस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट नहीं होती हूँ, फिर नहीं बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। मेरी वीडियोज़ रोज़ शाम को 5 बजे अपलोड हो जाती हैं, तो वीडियो को देख लिया कीजिए। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।